Hello everyone, I am Neelam Chaudhary, lecturer, Electronics, Government Girls Polytechnic Saharanpur. Today in Electronic Device and Circuits, we will study multi-stage amplifiers. तो अब तक प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बात की थी, जिसमें हमने सिर्फ एक सिंगल स्टेज यानी कि एक सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज करते हुए एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस किया था। अब हम बात करेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर। जैसे कि ये सभी को पता है कि व्हाट इज एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या करता है, जो वीक सिग्नल होते हैं, वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो हमने एम्पलीफायर को एक टू पोर्ट नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट करके उसका एनालिसिस किया था और फिर हमने उससे उसका हाइब्रिड मॉडल निकाला था। ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन, तो जो एम्पलीफायर होता है उसका जो एम्पलीफिकेशन होता है उसको गेन से मेजर किया जाता है। तो गेन होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशो। तो जितने भी प्रीवियस अब तक जितने भी स्टार्टिंग में जो एम्पलीफायर्स थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे, लेकिन ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन के बाद जितने भी एम्पलीफायर्स बने वो सब ट्रांजिस्टर से बने होते थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांजिस्टर की, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो जैसे कि बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ क्या होती है, एक बैंडविड्थ किसी भी सिस्टम या किसी भी अगर हम डिवाइस की बात करते हैं तो वो एक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है जिसमें वो डिवाइस या वो सर्किट वर्क करता है। तो दिस इज द बैंडविड्थ, या आप ऐसे बोल सकते हो कि बैंडविड्थ इज द रेंज बिटवीन लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू द हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज नॉइस। नॉइस इज द अनवांटेड सिग्नल। जो भी अनवांटेड सिग्नल होता है, अनडिजायर्ड सिग्नल होता है, उसको नॉइज कहा जाता है। स्क्रू रेट, स्क्रू रेट इज द कि आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। नेक्स्ट इज द गेन। गेन इज द इनपुट एंड गेन इज द इनपुट और आउटपुट सिग्नल का जो रेशो होता है उसे हम गेन कहते हैं। तो ये गेन कैन बी वोल्टेज गेन और अ पावर गेन। स्टेबिलिटी, जो एक सिस्टम की आउटपुट प्रदान करने की एबिलिटी शो करता है। एंड एफिशिएंसी इज द अगेन द एफिशिएंसी इज द आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, की जो हमने इनपुट दिया था उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या आउटपुट मिलता है। दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पलीफायर। सो नाउ व्हाट इज द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्या होता है कि एक स्टेज से, जो सिंगल स्टेज से कई बार हमें उतना सफिशिएंट वोल्टेज गेन या पावर गेन नहीं मिल पाता जिसको हम आगे एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकें। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेज के आगे हम दूसरी स्टेज लगाते हैं और उससे आगे हम नेक्स्ट स्टेज लगाते हैं। तो इस तरीके से जब बहुत सारी स्टेजेस यूज की जाती हैं तो वह मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है, इसमें जो हमने इनपुट वोल्टेज दी है, इसके बाद इसमें यहाँ पे जो इसकी जो आउटपुट आई है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज विल बिकम द इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज। इसी तरीके से जो सेकेंड स्टेज की वोल्टेज आएगी वो नेक्स्ट स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगी। तो इस तरीके से एक स्टेज के बाद जो सिग्नल होगा वो पहली स्टेज पे एम्पलीफाई होगा, देन नेक्स्ट स्टेज पर एम्पलीफाई, देन नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम जितना हमें एम्पलीफाइड सिग्नल चाहिए हम उतनी स्टेजेस लगा के एम्पलीफाइड सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि अब अब एक स्टेज और दूसरी स्टेज को जोड़ने के लिए एक बीच में एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसे हम कपलिंग डिवाइस कहते हैं। तो ये जो कपलिंग डिवाइस होता है ये एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग मेथड होते हैं, उन्हीं मेथड के बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स होते हैं।
ये जो कपलिंग है, जो हमने कपलिंग की बात की, कपलिंग डिवाइस की, ये क्या काम करता है? इसके दो वर्क होते हैं। पहला तो ये जो एक स्टेज की जो डीसी बायसिंग होती है, जो एक स्टेज की डीसी बायसिंग है, उसको दूसरी स्टेज की डीसी बायसिंग से अलग रखता है। क्योंकि हमें क्या है, हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसको वर्क कराने के लिए, क्योंकि वो एक एक्टिव डिवाइस है, तो हमें उसको वर्क कराने के लिए सप्लाई की जरूरत होती है। हम यूज करते हैं वीसीसी, तो उसको बायसिंग दी जाती है, डीसी बायसिंग। तो वो बायसिंग इनपुट को अफेक्ट ना करें, इनपुट या आउटपुट को अफेक्ट ना करें। तो एक स्टेज की बायसिंग, डीसी बायसिंग को दूसरी स्टेज की डीसी बायसिंग से अलग रखता है। तो दिस इज द फर्स्ट वर्क। सेकंड क्या करता है कि जो एसी आउटपुट होता है एक स्टेज का, उस एसी आउटपुट को दूसरी स्टेज में ट्रांसफर करता है, दूसरी स्टेज के इनपुट पर ट्रांसफर करता है। तो ये दो वर्क होते हैं कपलिंग डिवाइस के। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ने से पहले उसके गेन की बात कर लेते हैं कि गेन क्या होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। तो ये एक आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये हमने एक स्टेज यूज की है, स्टेज 1, जिसका हमने वोल्टेज गेन शो किया है A1 से। इस पे इनपुट जो है दिस इज दी VI, और इसका जो आउटपुट है वो है V1। इसी तरीके से जो सेकंड स्टेज यूज की है, उसका जो वोल्टेज गेन है दैट इज A2, और यहाँ पर जो सेकंड स्टेज में जो इनपुट होगी वो फर्स्ट स्टेज की आउटपुट होगी, इट मीन्स V1। तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगी हमें सेकंड स्टेज में दैट इज V2। इसी तरीके से जो थर्ड स्टेज है उसमें जो वोल्टेज गेन है वो होता है A3। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज के इनपुट पर आएगा वोल्टेज V2, और जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा V0। ठीक है, तो ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। तो अगर हम इस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के गेन की बात करें, वोल्टेज गेन की, तो वो होगा आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर फाइनली जो आउटपुट है दैट इज V आउट, V0, और जो इनपुट है, इनिशियली इनपुट जो है वो है VI। तो दिस इज द गेन V आउट अपॉन VI। ये हमें पता है, किसी भी एम्पलीफायर का गेन इज द आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो अब हम बात करते हैं, अगर स्टेज नंबर 1 है तो वहां पर जो गेन होगा A1 वो होगा आउटपुट, आउटपुट है यहाँ पर V1 और इनपुट है VI। तो V1 को हम लिख सकते हैं A1 इंटू VI। So this is the V1. This is the output of stage 1. Then stage 2. Stage 2 में हम गेन की बात, गेन है A2। तो A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, V2 अपॉन V1। तो V2 हो गया A2 इंटू V1। तो यहाँ पर V1 में जो हमने यहाँ पर निकाला था V1, वो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो V2 आ जाएगा A2 इंटू A1 इंटू VI। इसी तरीके से थर्ड स्टेज में जो गेन है दैट इज A3। A3 क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज अपॉन थर्ड स्टेज के इनपुट पर आने वाली वोल्टेज। तो थर्ड स्टेज के इनपुट पर वोल्टेज आती है V2। तो यहाँ पर V आउट को हम लिख सकते हैं A3 इंटू V2। अगेन V2 की वैल्यू हमने जो सेकेंड स्टेज से निकाली थी वो यहाँ पर रखेंगे, तो V आउट हमारा आ जाएगा A3 इंटू A2 इंटू A1 इंटू VI। तो ये जो V नॉट की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा गेन था, गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, वहां पर रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये VI कैंसिल, तो इट मीन्स गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज A3 इंटू A2 इंटू A1। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं कि गेन क्या हो रहे हैं, गेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर एक स्टेज, अगर हमारी n नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, तो जो गेन होगा, टोटल गेन होगा, वो होगा हर स्टेज का मल्टीप्लीकेशन, हर स्टेज के गेन का मल्टीप्लीकेशन, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN। इस तरीके से हम गेन निकाल सकते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, अगर हमें हर स्टेज के गेन का, हर स्टेज का
गेन पता है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज करने से क्या हो गया, जो गेन है वो बढ़ जाएगा। Now next is the different type of multi-stage amplifier। तो हमने बात की थी कपलिंग डिवाइस की, कि दो स्टेज के बीच में हमने कपलिंग डिवाइस यूज किया था। तो कपलिंग डिवाइस, डिफरेंट डिफरेंट कपलिंग डिवाइस को यूज करके हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, एंड थर्ड इज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो अब हम इन तीनों के बारे में, इनके सर्किट्स और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे और ये कहाँ पर यूज होते हैं। फर्स्ट इज द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, तो ये क्या है, एक टू स्टेज एम्पलीफायर है, क्योंकि यहाँ पे कपल्ड यूज हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये टू स्टेज एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, तो आप ये स्टेज 1 में देख सकते हैं, जैसे हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा था। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जिसके बेस पर हमने जो इनपुट सिग्नल है वो अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R1, R2 और RE यूज किए हैं, जो आपको पता है पहले से ही कि क्या वर्किंग करते हैं। these provide the DC biasing to the transistor। ये एक CE बाईपास कैपेसिटर यूज किया है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने कलेक्टर साइड पर एक कलेक्टर रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक। तो यहाँ पर ये और ये इनपुट पर एक इनपुट कैपेसिटर लगाया है। तो ये एक सिंगल स्टेज है, ये सिंगल स्टेज हमने पहले पढ़ा था। तो अब ये एक सिंगल स्टेज है और नेक्स्ट ये सेम इसी तरीके से एक नेक्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज के आउटपुट पे, तो फर्स्ट स्टेज के कलेक्टर पर जो हमने आउटपुट लिया था वो हमने इस RC से कलेक्ट किया था, और हम यहाँ से इस आउटपुट को इस सीसी मीन्स कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा सेकेंड स्टेज में पहुंचाएंगे। तो सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस में इसको पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर R और फिर सेकेंड स्टेज के कलेक्टर साइड पर एक लोड लगा करके हमने आउटपुट को कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्टेजेस के बीच में एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर, ये दोनों मिलकर के इन दोनों स्टेज को जोड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पर यही जो जो कपलिंग कैपेसिटर है वो वही दो काम करेगा कि जो एसी सिग्नल है उसमें से डीसी सिग्नल को रोक देगा, और जो एसी सिग्नल है उसी को पहले स्टेज से सेकेंड स्टेज में ट्रांसफर करेगा। अब इसके फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व क्या होता है, ठीक है। अब हम कोई भी जो एम्पलीफायर है वो एक अच्छा एम्पलीफायर तभी कहलाता है कि जब वो सभी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए समान रूप से काम करे, यानी कि चाहे वो लो फ्रीक्वेंसी हो या मीडियम फ्रीक्वेंसी हो या हाई फ्रीक्वेंसी हो, सभी पर वो सेम रेस्पॉन्स दे या सेम एम्पलीफाई करे सिग्नल को। लेकिन तो यही जो एम्पलीफायर का गुण होता है, तो यही इसी को हम एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व के द्वारा शो करते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व बताता है कि कोई भी जो डिवाइस है वो किस रेंज में किस तरीके से वर्क करता है, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में कैसे काम करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेंज, यहाँ पे हमारा जो तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एक प्लॉट होता है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड गेन। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और गेन है, तो ये फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में प्लॉट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी बैंड, जो हमारा एम्पलीफायर है, वो एक फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए फ्लैट रिस्पॉन्स दे रहा है। यानी कि यहाँ पे जो गेन है वो मैक्सिमम है, गेन जो है वो 1 है, मैक्सिमम है, गेन मैक्सिमम। तो ये जो बैंड होता है, इस बैंड को बोला जाता है मिड फ्रिक्वेंसी रेंज। और इस बैंड से जो लो फ्रिक्वेंसी होती है वहां पर एक, तो वहां से जो रेस्पॉन्स होता है उससे कम फ्रिक्वेंसी से रेस्पॉन्स कम, धीरे धीरे कम होता हुआ जीरो तक जाता है। इसी तरीके से इस मिड फ्रिक्वेंसी रेंज के बाद जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है वो धीरे धीरे कम होकर के फाइनली जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी है दिस F1, जहां पर जो हमारा गेन है वो मैक्सिमम गेन के 70.7% होता है, इसको हम बोलते हैं लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सिमिलरली यहाँ पर जब हाई फ्रिक्वेंसी में बात करें, जब हमारा जो रेस्पॉन्स है वो कम होता जाता है, जब रेस्पॉन्स कम होकर के 70.7% रह जाता है मैक्सिमम गेन के, तो वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। और ये जो लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच का जो गैप होता है ये कहलाता है बैंडविड्थ। तो आप बोल सकते हो हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज द बैंडविड्थ। यह बैंडविड्थ वो शो करता है कि जिस फ्रिक्वेंसी रेंज की बैंडविड्थ की इतनी फ्रिक्वेंसी रेंज में हमारा डिवाइस वर्क करता है। लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम बोल सकते हैं कि वह फ्रिक्वेंसी जिस पर एम्पलीफायर का गेन अधिकतम गेन के 70.7% या 1/√2%, 1/√2 गुना रह जाता है, वह लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाता है। और इसी तरीके से सिमिलरली हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, इसको जनरली प्री एम्पलीफायर्स की तरह यूज किया जाता है। ये जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत लंबी फ्रिक्वेंसी रेंज पर वर्क कर रहा है, एक लंबी फ्रिक्वेंसी रेंज पर वर्क कर रहा है। एक ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज जो कि होती है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, तो इतनी लंबी फ्रिक्वेंसी रेंज पर वर्क करता है। तो इसीलिए इसको एएफ कम्युनिकेशन में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन में यूज किया जा सकता है, या ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, या कंट्रोलर में, या रेडियो और टीवी रिसीवर में एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की तरह। तो ये जो है एक वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है कि यहाँ पर जो एक स्टेज और दूसरी स्टेज के बीच में जो कपलिंग डिवाइस है वो है आपका ट्रांसफॉर्मर। तो इसका कनेक्शन देखते हैं। यहाँ पर दिस इज द स्टेज 1, तो ये स्टेज 1 का ट्रांजिस्टर है Q1। यहाँ पर अगेन यही जो हमने डीसी बायसिंग के लिए R1 रेजिस्टेंस, R2 RE रजिस्टर लगाए हैं, और यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर यूज किया है। इस ट्रांजिस्टर 1 के इन बेस पर हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है एक कैपेसिटर के द्वारा। तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर 1 के कलेक्टर पर, जो कलेक्टर साइड पर हमने ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया है, और वो प्राइमरी वाइंडिंग से जो एसी सिग्नल है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर है वहां से सिर्फ जो एसी सिग्नल होगा वो ही सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग से फिर जो सिग्नल है वो सेकेंड स्टेज के बेस पर जाएगा। इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मर है वो सिर्फ एसी सिग्नल को फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में पास करेगा। अगेन यहाँ पर फिर सेकेंड स्टेज में हम देख सकते हैं कि कलेक्टर पर एक ट्रांसफॉर्मर यूज किया है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया है कलेक्टर साइड से, और फिर यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा
जो एसी सिग्नल होगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा और यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट कलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ पर आर और सी रजिस्टर और कैपेसिटर ना यूज करके एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया है। तो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है उसको हमने कलेक्टर पर लोड की तरह लगाया है और वहां से फिर म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा सेकेंडरी में ट्रांसफर होकर के सेकेंडरी से जो सिग्नल है एसी सिग्नल वो नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पर जाता है। कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर हम बात करें कि किस फ्रिक्वेंसी पर किस तरीके से वर्क करता है तो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कुछ इस तरीके से आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर एक सिंगल फ्रिक्वेंसी पर ही मैक्सिमम गेन देता है एक सिंगल फ्रिक्वेंसी पर। तो ये सिंगल फ्रिक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कहलाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब जो गेन है यहाँ पे जो लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर ये लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बीच का जो ये होता है बैंड दिस इज बैंडविड्थ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक कम बैंडविड्थ है बहुत जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर था उससे बहुत ही कम बैंडविड्थ है यहाँ पे। तो ये रिस्पॉन्स इसका कम होता है। तो ये जो एम्पलीफायर है ट्रांसफॉर्मर एम्पलीफायर तो इसमें जो इम्पीडेंस मैचिंग होती है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसको यूज किया जाता है या हम बोल सकते हैं कि इसको पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पावर एम्पलीफायर नेक्स्ट में। पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफॉर्मर कपल्ड यूज किए जा सकते हैं या वहां पर यूज किए जा सकते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इम्पीडेंस मैचिंग के कारण लॉस कम होते हैं और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट इज द डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। तो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में जो एक स्टेज होती है एक स्टेज सेकेंड स्टेज से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर किसी भी कपलिंग डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली जो फर्स्ट स्टेज से जो आउटपुट है कलेक्टर साइड से जो आउटपुट है उसको डायरेक्टली अप्लाई किया है सेकेंड स्टेज के बेस पर इनपुट पर। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ा गया है। तो ये जो होता है जनरली डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए होता है और ये जो जनरली एम्पलीफायर यूज किया जाता है लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी होने पर ये डिवाइस वर्क नहीं करेगा लो फ्रिक्वेंसी के लिए वर्क करेगा। तो इसका अगर हम फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स देखें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर भी जो गेन है वो मैक्सिमम है यानी कि लो फ्रिक्वेंसी पर जो गेन होगा वो मैक्सिमम होगा ज्यादा होगा यानी कि ये लो फ्रिक्वेंसी पर ही वर्क करेगा। कब तक वर्क करेगा हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद ये जो रेस्पॉन्स है इसका कम होता जाएगा। इट मीन्स कि ये जो डिवाइस है ये जो एम्पलीफायर है ये लो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है और हाई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक फ्लैट रेस्पॉन्स देता है। इसको जनरली डीसी एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू।